जो मेरा परिवार है वो प्राइमरीली एक खेती किसानी करने वाला परिवार है। हमारे ज़िले में आज से 30 साल पहले एक श्री राधे श्याम जुलानिया जी डीसी हुआ करते थे और वो बहुत एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में, जिनके किए गए कार्यों की सराहना आज भी होती है। तो यही कुछ कहानियाँ मेरे दादाजी ने मुझको बताई कि उन्होंने अपने दौरान वो सब देखा होगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली क्या है। तो मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या था इन कहानियों को बताने के पीछे का उद्देश्य, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए प्रेरणा सा रहा और वो रह गया मेरे साथ। फिर आप थोड़ा थोड़ा जानने लगते हो आप कि एजुकेशन 11th-12th में होते तो आपको पता रहता है कि IAS क्या है, फिर पता करते हैं कि कैसे बनते हैं, कौन सी संस्था है। तो फिर मैंने 12वीं के बाद ये निर्णय किया कि मैं UPSC दिल्ली जाऊँगा, UPSC करूँगा। टेंशन रहती थी, घबराहट सी होती थी कि मुझे कुछ याद नहीं है या फिर मैं कैसे पेपर दूंगा, सब भूलता सा जा रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक स्टोरी लेकर आया हूँ। एक ऐसी स्टोरी जिसको जान के समझ के आप लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, हमें 2 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट लग जाते हैं UPSC क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू है यूनिक इसलिए है क्योंकि हमारे साथ कुलदीप जी हैं, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में UPSC क्रैक किया है 2023 की, एंड ही इज़ गोइंग टू बी एन IAS। ही इज़ द यंगेस्ट। पहले अटेम्प्ट में UPSC क्रैक करना, वो भी इतनी कम उम्र में। क्या प्रिपरेशन रही थी, क्या टूल टेक्निक्स इन्होंने यूज़ किया था, किस तरह से आगे बढ़े थे, वो सारी चीज़ें आज कुलदीप आप सभी को बताएंगे। तो दिस इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग थ्रू दिस इंटरव्यू। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। आपके लैंग्वेज क्या थे और आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? जी, मेरा जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी था और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। सर, फ्रेंड जानना चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हाउ यू हैव क्रैक्ड UPSC। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। कैसे किया आपने, क्या रणनीति थी, किस तरह से शुरुआत की, शुरुआती दौर से बताइए। मैंने कक्षा 12वीं के बाद ही निर्णय किया था कि मुझे UPSC में अपना करियर बनाना है। इसके लिए मैंने एक DU सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सोचा कि एक जनरल डिग्री से ग्रेजुएशन करता हूँ, जिससे कि मेरी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ मैंने ये भी तैयारी की कि UPSC को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कि जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस एग्जामिनेशन का, मेंस पार्ट। करेक्ट। उसमें यदि आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा रहेगा तो आप वहाँ पर बेहतर स्कोर कर लेंगे। तो इसी के चलते मैंने अपना जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश साहित्य चुना। और साथ ही साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहा मेरे ग्रेजुएशन के दौरान। और जो NCERTs होती हैं, जो बहुत बेसिक NCERTs 9, 10, 11, 12, उससे क्या होता है, जब आप ये NCERTs पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी से अवेयरनेस आपकी हो जाती है। तो यदि आप फिर जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान रहता है समझना कि नए नए शब्द हैं, उनका मतलब क्या है, और वही सब विषय आप UPSC में पढ़ते हैं। तो ये तो ग्रेजुएशन के दौरान जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रही वो रही। उसके बाद जो मैंने पूर्णतः UPSC की तैयारी अपने फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर से शुरुआत की। UPSC करने का निर्णय था वो मैंने 12वीं के बाद ही ले लिया था, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया जा सकता था उस दौरान वो मैंने करने की कोशिश की। सर, हम प्री की बात करें, प्री की तैयारी कैसे कैसे की आपने, बेसिक चीज़ें बताइए, शुरुआत कैसे की आपने। स्टैटिक GS की बात करें, है ना, करंट अफेयर्स की बात करें, उसके बाद हम CSAT की बात करेंगे, मॉक्स की बात करेंगे। तो आप ये बताइए कि स्टैटिक के लिए कैसे कैसे तैयारी की थी और आपके रिसोर्सेज क्या थे? जी, स्टैटिक के लिए तो मैंने काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स जो सभी बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ी थी। साथ ही साथ मैंने दिल्ली में ही एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी की थी, फाउंडेशन कोर्स लिया था। तो वहाँ पर जो शिक्षक रहे उनके जो नोट्स रहे उनको भी मैंने रेफ़र किया था। यदि मैं मेरी बुक सोर्स क्या थी उनके बारे में बात करता हूँ तो प्राइमरीली पॉलिटी के लिए तो सभी लोग M लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। अच्छा। वो भी मैंने पढ़ी थी। साथ ही साथ एक बेयर एक्ट्स का बुक आता है। अच्छा। इसमें आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, उसको भी मैंने थोड़ा रेफरेंस के लिए पढ़ा था। ये नहीं कहूँगा कि मैंने उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट यदि किसी आर्टिकल को लेकर कोई दुविधा होती है तो मैं वहाँ जाकर के एक बार। क्या नाम बताया अपने बुक का? बेयर एक्ट्स। अच्छा। और लक्ष्मीकांत स्टैटिक पोर्शन के लिए। और ज्योग्राफी के लिए मैंने 11वीं और 12वीं की NCERT पढ़ी थी। साइंस टेक के लिए जो मेरे नेक्स्ट IAS पे शिक्षक थे श्री अयाज खान सर, उनके नोट्स पढ़े थे। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की एक बुक आती है, साथ ही साथ क्लास नोट्स पढ़े थे मैंने AP सिंह सर के। अच्छा।
और हिस्ट्री के लिए मैंने अगर आप देखें आर्ट एंड कल्चर के लिए तो एक कक्षा 11वीं की आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है, उसको पढ़ा था। एंशियंट के लिए RS शर्मा सर की ओल्ड NCERT, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा उनकी एक किताब आती है, ओल्ड NCERT है, वो बुक पढ़ी थी। और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम से मैंने तैयारी की थी। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर थोड़ा और बेहतर हो इसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की जो एक बुक आती है मार्केट में, आर्ट एंड कल्चर करके, उसको देखा था। और कुछ नोट्स मैंने जो क्लास नोट्स थे मेरे राहुल सेंगर सर के, उनको भी मैंने पढ़ा था। सर प्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया और आपने बताया है बेस की कैसे कैसे किया। वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ही और शी वांट्स टू क्रैक UPSC इन फर्स्ट अटैम्प्ट, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये बच्चों को समझाइए। जी, मैं कुछ 4-5 बिंदु बताता हूँ जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो यदि कोई भी विद्यार्थी या फिर कोई भी एस्पिरेंट इसकी तैयारी करता है तो उसको PYQs पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब कोई भी विद्यार्थी PYQs देखता है, पढ़ता है, तो उसको समझ में आता है कि UPSC किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। उसको ये भी ट्रेंड समझ में आता है कि किन टॉपिक्स पर वो विशेष प्रश्न पूछ रहा है और उसकी लैंग्वेज क्या है। क्योंकि जो UPSC का पेपर होता है वो बड़ा स्टैंडर्ड होता है और उसको रेप्लिकेट करना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यदि हम PYQs देखेंगे तो हमको पता रहता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, UPSC किस विषय से पूछ रहा है और ट्रेंड क्या है। पहला ये PYQs हो गया। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आप बहुत ही लिमिटेड नोट्स हैं आपके पास या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनका रिवीजन कई बार आपको करना है। मैं तो ये कहूँगा कम से कम 10-15 बार कीजिए। जैसे कि लक्ष्मीकांत है तो कम से कम मैंने अपने प्रीलिम्स से पहले उसको 15 से 20 बार पढ़ा होगा। ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और इस तरह के प्रश्न आते हैं जो आपको कई बार कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये सही है या ये सही है, और यदि आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया है तो वहाँ पर कंफ्यूज होना लाजमी है। इसलिए यदि आपने कई बार रिवीजन किया है और फिर वहाँ पर एग्जामिनेशन दौरान आपको बहुत कन्फ्यूजन नहीं होती और आप किसी भी प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो बहुत आसान या फिर स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, उसको हल करना आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें तो आपका जो मार्जिन है करेक्ट होने का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। और तीसरा बिंदु मैं ये भी कहूँगा कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो मैं क्या करता था कि मैं बहुत सारे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉक टेस्ट के पेपर्स हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स पर आ जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आ जाते हैं। तो मैं उनको डाउनलोड करता था और एक पेपर प्रिंट करवा लिया मैंने और सुबह 9:30 से उसको 2 घंटे में सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या होता था कि मेरी जो प्रैक्टिस थी पेपर सॉल्व करने की हो जाती थी, और जो एक माइंड सेट है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे हल करने हैं वो आप वहाँ से सीख पाते हैं। बहुत बढ़िया। और उससे जब आप चेक करेंगे, आंसर का मिलान करेंगे कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो आपको ये भी समझ में आता है कि अच्छा साइंस टेक में 10 प्रश्न थे, मेरे 5 गलत हो गए। तो उससे समझ में आएगा हमको कि अब हमको साइंस टेक का रिवीजन करना चाहिए। तो उससे आपको आगे क्या पढ़ना है वो क्राइटेरिया भी आप सेट कर सकते हो। सर मॉक की बात कर रहे हैं तो मॉक से क्या फ़ायदा होता है बच्चों को, और अगर हम मॉक दे रहे हैं तो हमें उस मॉक को कैसे यूज़ करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए? जी, सबसे पहला तो यदि आप कोई भी मॉक लगा रहे हैं तो उसका एक जो मेन प्रिंसिपल यही है कि पहले आपका रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि आप बिना रिवीजन के कोई भी मॉक देंगे और उसमें नंबर नहीं अच्छे आपके आएंगे तो आपको लगेगा कि आप बेहतर कर ही नहीं रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं कि मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पूरा विषय अपने जो सब्जेक्ट्स हैं GS के उनका रिवीजन करें, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाएं। अब जो आपका प्रश्न था कि मॉक्स कैसे आपको हेल्प करते हैं, तो यदि आप मॉक्स लगा रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर जो मॉक्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो UPSC के ट्रेंड के हिसाब से ये पेपर सेट करते हैं। तो बड़ा आसान रहेगा आपको देखना कि अच्छा करंट इस ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और आपको जो अपनी तैयारी है उसका भी अंदाज़ा लगता है कि मैं पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, मेरा इन्वायरमेंट में नंबर नहीं आ रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो जो आपकी रिलेटिव स्टैंडिंग है इस प्रिपरेशन को लेकर के, ये भी मॉक टेस्ट आपको बड़े अच्छे से बताते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि यदि हमने मॉक पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो जब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा बच्चा फिर को दिक्कत जाती है जब वो एक साथ पूरा 100 प्रश्न देखता है, फुल एंड टेस्ट पहले से नहीं प्रैक्टिस किए रहते हैं, और फिर उनको अच्छे से 100 प्रश्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यदि उसने पहले से इस चीज़ को नहीं किया हुआ है। क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल इशूज़ आ जाते हैं कि आप जो मार्क करना है गलत प्रश्न पे मार्क कर रहे हो, कई बार आप उस
प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं कि अच्छा मुझसे 10 प्रश्न शुरुआत के नहीं बने तो बाकी मैं बेहतर कर लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपको मेंटली और नॉलेज वाइज भी प्रिपेयर करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉक टेस्ट करने का क्या होता है कि आपकी जो किसी भी विषय को लेकर के जो पेरिफेरल नॉलेज है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आप जैसे कोई मॉक टेस्ट कर रहे हैं, यदि कोई प्रश्न नहीं बना आपसे तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो जायज़ है आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी, पहले तो मैंने कम से कम 40 से 45 लगाए थे, उसमें फुल लेंथ भी थे और सेक्शनल टेस्ट भी थे। और जैसा कि आपने कहा है कि बड़ा सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि उसको कितने मार्क्स लगाने हैं, किस साल, उसकी तैयारी किस स्तर की है। करंट के चक्कर में जो उनका स्टैटिक है उसको कुर्बान कर देते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। हाँ। क्यों, ऐसा क्या होता है? करंट में लग गए, खाली करंट में लग गए। और क्या है, करंट बहुत वास्ट होता है, कुछ भी दुनिया देश में है उसका तो कोई लिमिट नहीं है। और फिर ये थोड़ा जो भ्रम है, ये मार्केट में जब बच्चा देखता है कितनी सारी मैगजीन्स आ रही हैं और इतने एवेन्यूज अवेलेबल हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह में कि कुछ भी होता है उस पर 4 पेज का राइटअप आ जाता है कि ये अभी हुआ है, इसके बारे में पढ़ें। तो अगर बच्चा, एक तो वो इंटरेस्टिंग होता है, तो यदि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है तो वो करंट में ही बिजी रहता है। जी, मैं ये एडवाइस करूँगा, करंट के लिए आपको इतना ध्यान देना है जिससे कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हो। क्योंकि करंट बहुत वास्ट है, आप करने बैठेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग वाले वीडियोस डाल देते हैं कि आज करंट में क्या हुआ, ऑनलाइन वेबसाइट से उधर इन्फॉर्मेशन आती है। तो आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि कुछ भी खबर है तो यूपीएससी ज़रूरी नहीं है उसको पूछेगा। जो बहुत रेलेवेंट होती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर अपने जो पॉलिटी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वही खबरें चलती हैं। बट जब हम देखते हैं कि जो कंपाइलेशन है, न्यूज़पेपर है, उसमें और भी बहुत सारी न्यूज़ रहती हैं। तो आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है कि मुझे क्या पढ़ना है और यूपीएससी किस बात को पूछ सकता है। और ये कहीं ना कहीं जब आप सिलेबस देखेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो ये अनुभव के साथ आप इस बात को करने में सफल रहेंगे। स्टैटिक में जो आपके विषय रहे, भले ही साइंस टेक्नोलॉजी के हों, एनवायरनमेंट के हों, उन्हीं पे कुछ घटना घटित हुई तो वो करंट आपका बन जाता है। तो बस आपको जो स्टैटिक है, फिर जो बेस है, उसी पे आपको ऐड ऑन करना है कि अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। और हमको बहुत उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है कि आप अपना 50-60% समय सिर्फ करंट को दे रहे हैं। स्टैटिक आपका मजबूत रहेगा तो करंट भी हो जाएगा। क्योंकि और जब आपका स्टैटिक अच्छा रहेगा तो आपके लिए ये सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी कि मुझे किन विषयों पर विशेष ध्यान देना है, क्या करंट डेवलपमेंट है जो कि मुझे पता होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, चूँकि आपके जो बैकग्राउंड है, आप ना इंजीनियर हैं ना मैथमेटिक्स आपको ब्रांड, लेकिन एक मिथ से बनी हुई है सी सेट को लेके कि जो IITian हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट वही सी सेट निकाल सकते हैं। लेकिन सर ने पहले अटैम्प्ट में सी सेट भी प्री क्रैक किया, तो ऑब्वियसली सी सेट क्रैक किया, और सर हमारे साथ आज हैं एज ए टॉपर। सी सेट के लिए क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है सर? सी सेट के लिए आप बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि एक डर का माहौल है सी सेट को लेके, और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं स्टूडेंट को 1-to-1 which can help them to understand the importance of CSET and they can work on that and get a success on CSET. तो उसके लिए आपको तो पहले इस बात से दूर रहना है कि CSET जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है। आजकल देखा गया है कि वो क्वालिफाइंग की जगह एक डिस्क्वालीफाइंग पेपर हो गया है। जी बिल्कुल सही। तो आपको सिलेबस देखना है, और जो इसके लिए भी जो PYQs हैं CSET के, वो भी करना बड़ा ज़रूरी है कि ट्रेंड क्या है। जैसे पिछले वर्ष देखा गया कि नंबर सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन थोड़ा सा इजी है, रीजनिंग आसान है। तो बच्चा क्या कर सकता है कि वो ट्रेंड स्टडी कर सकता है कि किन विषयों पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि वो जो लैंग्वेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, मेरे लिए तो कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा आसान रहा। अच्छा। तो कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कर सकता है, साथ ही साथ रीजनिंग पर फोकस कर सकता है, और मैथ्स के पोर्शन में, क्वांट में ऐसे टॉपिक्स जो कि जिनके कई प्रश्न पूछे गए हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है। और मैंने क्या किया था, मैंने एक किताब थी मेरे पास, डायरी सी थी छोटी सी, जिस पर मैं फॉर्मूलेस लिख लेता था। अच्छा। कि जो GS और CSET के पेपर के बीच में जो समय रहता था उस दौरान मैं उसको रिवाइज कर लेता था, तो थोड़ा सा आसान रहता था वहाँ पर फॉर्मूले वगैरह याददाश्त के लिए। तो ये भी किया जा सकता है। और यदि कोचिंग नहीं कर रहे हैं आप, तो यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, he got one of the highest marks in essay this time, 139। और आप सभी की जो चिंताएं रहती हैं ऐसे के लिए, खासकर बहुत सारे फिलोसफिकल ऐसे भी आते हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि सर आपको ऐसे के बारे में बताएं कि ऐसे में किन किन बातों का आप ध्यान रखें, ऐसे कैसे लिखें,
आपके अप्रोच क्या होने चाहिए। सर ऐसे में आपके अच्छे मार्क्स आए, ऑब्वियसली आपने कुछ अच्छा किया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट को समझाएं कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए। द आर्ट ऑफ राइटिंग अ गुड ऐसे, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी शुड यूज एंड पुट इन ऐसे टू गेट बेटर ऐसे टू गेट हाई मार्क्स लाइक यू गॉट, इसके लिए क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ 1 to 1 सर आप बताएं। जी सर, सबसे पहले तो ऐसे में मेरे मार्क्स क्यों बेहतर आए उसका एक कारण है कि मेरा जो लिटरेचर सब्जेक्ट है ऐसा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अच्छा, तो लैंग्वेज में कमांड अच्छी होने की वजह से आप थोड़ा सा बेहतर लैंग्वेज लिख सकते हो और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड एक लिटरेचर वाला ही हो, क्योंकि उस केस में क्या करेंगे, लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं तो। जी मैं फिर बताता हूँ कि आप जो बहुत सारे, पहले तो आप एनालाइज कीजिए, टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं। सबसे मैं क्या करता था कि जैसे मैं टॉपर्स की कॉपीज़ देखता था कि उन्होंने कैसे किसी पार्टिकुलर फिलोसफिकल टॉपिक को लिखा है, उनका इंट्रोडक्शन कैसा है, उनका बॉडी पार्ट्स में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। लास्ट में वो जब ऐसे के फेवर में भी पॉइंट्स लिखते थे तो लास्ट में वो कुछ अगेंस्ट भी लिख देते थे, उसका एंटीथेसिस भी लिख देते थे। और कंक्लूड एक इम्पैक्टफुल होना चाहिए। कंक्लूजन जो होता है आप उसको कंक्लूड कैसे कह रहे हैं, ये एग्जामिनर को बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो पूरा ऐसे पढ़ता है और अगर उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कंक्लूजन तो चांसेस हैं कि वो आपको बेहतर नंबर देंगे। और ऐसे के लिए भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सेम गोज़ फॉर ऐसे ऑल्सो कि आपको PYQs पिछले साल के जो टॉपिक्स आए हुए हैं उनको देखना है, उनको लिखना भी है और साथ ही साथ कंपेयर करना है जो दूसरे टॉपर्स ने लिखे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कि आपने क्या क्या किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, उन्होंने किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, उन्होंने अपने ऐसे को प्रेजेंट कैसे किया है, उन्होंने किन टॉपिक्स को पहले रखा है और उन्होंने कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल्स लाए हैं। क्योंकि जितना आपका ऐसे एक वेरिड होगा, आप इन्वायरमेंट से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, सोसाइटी के जो उदाहरण देंगे, अपने रियल लाइफ के उदाहरण देंगे, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाता है और वो ज़्यादा मार्क्स लाने में आपको मदद करता है। डेटा हमें उसमें ज़्यादा देना चाहिए। जी डेटा एग्जांपल्स। जी बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि मेरे पास एक किताब थी, डायरी थी छोटी सी, जिसमें मैं उदाहरण लिख लेता था कि अगर इस विषय पर कोई टॉपिक आया तो मैं उसको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक साइक्लिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी ऐसे की, कि आप शुरुआत करते हैं और वो बहुत ऑर्गेनिक फ्लो हो, एकदम लूसिड हो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जो लैंग्वेज हो बहुत क्लिष्ट हो, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो। वो जितना ईजी लैंग्वेज होगा उतना आसानी रहता है जो चेक करने वाला एग्जामिनर रहेगा उसको पढ़ने में, समझने में, और जो आइडियाज़ हैं वो बड़े ईजिली वो आप अपने आर्टिकुलेट कर सकते हैं। कि जैसे आप टॉपिक देखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जो क्रक्स है, कोर है, वो फिलॉसफी क्या है उसकी। जब उस चीज़ को आप समझ जाएंगे फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। मैं तो कहूँगा भले आप 30 मिनट भी करते हैं, 1-1.5 घंटे का जो समय मिलता है आपको एक ऐसे लिखने में, तो वर्थ इट होता है। क्योंकि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप 5-10 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उसको लेके, डेफिनेटली कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, और एक रफ पेपर पे उसको हम पॉइंटर बना सकते हैं क्या, और उसके रेफरेंस से फिर हम ऐसे लिखना, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। जी ऐसा ही करते हैं। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं मैं बताता हूँ क्या करते हैं। पहले वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जैसे उनको पेपर मिला और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो जो आपकी बुकलेट होती है, आंसर बुकलेट होती है, उसके पीछे रफ पेजेस होते हैं। करेक्ट। तो वहाँ जाइए आप और टॉपिक लिखिए, फिर उधर आप सोचिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या उदाहरण मैं लिख सकता हूँ, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे मैं स्टार्ट करूँगा। अब उसको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक मे बी कोई स्टोरी लिखने वाले हैं तो आप लिख दीजिएगा कि स्टोरी से मैं स्टार्ट करूँगा। उसका बॉडी पार्ट है उसमें मैं पहले किस विषय में बात करूँगा, फिर वो कैसे फ्लो होगा, फिर दूसरे एक बहुत फ्लो होना चाहिए। उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने जंप कर रहे हैं, एक पैरा लिखा, कोहेरेंस होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल जितना लूसिड और जितना ऑर्गेनिक होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये देखा गया है, या फिर बच्चे बताते हैं कि आपको खुद अच्छा लगना चाहिए ऐसे लिख करके। अगर आपको ऐसा लगता है तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, खुद अंदर से फील अच्छी आनी चाहिए। जी। सर ने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि रफ पेपर होता है, उस पर आप पॉइंट्स बना लीजिए। और कभी हम जब लिखते हैं ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, जब हम लिखते हैं ना तो भूल चूक हो जाती है। कभी हम दाएं चले गए, बाएं चले गए, है ना, तो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम जंप कर जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही कि जैसे सर बता रहे हैं कि लास्ट में रफ पेपर पे आप पॉइंट्स बना दीजिए कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, आपकी अपनी नॉलेज, और उसको उसी के हिसाब से आप ऐसे लिखेंगे तो एक कोहेरेंस बनी रहेगी और सारी चीज़ें। ये बहुत अच्छे सर ने बताई। अच्छा लग रहा था सर, इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट था आपको, मतलब रिजल्ट को लेके कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी ये जैसा मेरा पहला प्रयास था तो मैं बहुत श्योर नहीं था। मुझे लग तो रहा था कि जो मैंने लिखा है मेंस के पेपर्स में वो क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा है और मेरे कोई प्रश्न छूटे नहीं हैं, समय पर पेपर कंप्लीट हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव होता है ना, जब आप
पहली बार तैयारी कर करके लिखते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि मेरे किस विषय में कैसे नंबर आ जाएंगे। यदि आपका दूसरा या तीसरा मेंस होता है तो थोड़ा सा हमको आइडिया रहता है कि अच्छा मैं इस प्रकार से लिखता हूँ तो मेरे इस विषय में ऐसे नंबर आते हैं तो मैं इम्प्रूव करूँगा। तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैंक होता है हम लोगों के लिए समझना कि आपका मेंस कैसा हुआ है, कैसे नंबर आए होंगे। बट हाँ, एक उम्मीद थी कि चलो करना है, अच्छे से मेहनत की है और मैंने अपना एक बेहतर प्रयास दिया है। चलिए सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। Thank you so थैंक्स much. फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और आज से आपसे बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है, स्टूडेंट ने तो सीखा ही है। गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह और आगे बढ़ें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, जो बूढ़े पुराने कहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। चलो कुलदीप, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच सर।